जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सुपर प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जिसमें कि आपको जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश और साथ ही करेंट अफेयर्स का क्वेश्चंस हम आपको कराने वाला हूं, जैसा कि आप लोगों का सिलेबस में बताया गया है। दोस्तों, ये सभी सेट को आप लोग ज़रूर लगाइएगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक ज़रूरी सूचना, अगर आप लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट फ्री में लगाना चाहते हैं तो आप लोग इस वेबसाइट पर जरूर जाइए, delhistudy.co.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाने के बाद जो है आप इस प्रकार से यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे देखिए बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर इन हिंदी 2023 वाला जो है अपलोड कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए सेट कैसे लगाइएगा। जैसे क्या है प्रश्न, मोमबत्ती की लौ के पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है। तब जब आप आंसर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से जो है दिखेगा। 100 आंसर पर हम क्लिक कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे नीला आंसर भी बताया और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है 100 आंसर में जो है हम जो है मटेरियल तैयार करके दिए हैं, जहाँ पर जो है आप लोग बहुत अच्छे से जानकारी एक्स्ट्रा ले सकते हैं प्रश्न से संबंधित और ऑप्शन से संबंधित। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है टोटल 100 क्वेश्चन जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा पूरा के पूरा है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स और साथ ही मैथ, रीजनिंग सभी का क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, जैसा कि आप लोग के सिलेबस में है। रीजनिंग का क्वेश्चन कभी कभी एक दो पूछ लेता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो करना ही है, तो कभी कभी पूछ लेता है। तो चलिए चलते हैं अपना लोग टॉपिक पर। इस वेबसाइट पर आप लोग जरूर जाइए, www.delhistudy.co.in। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, फिर से गूगल में सर्च कीजिएगा delhistudy.co.in, कॉम नहीं लगाना है, .co.in। तो चलिए हैं अपना टॉपिक पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो फटाफट आंसर कीजिएगा। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है। आशीर्वाद जो है कैसे लिखते हैं बताइए, ये हिंदी का प्रश्न है। आशीर्वाद की बात किया जाए तो ये जो है बड़ी ई की मात्रा दीर्घी वाला, ठीक ना, दीर्घई। तो ऑप्शन नंबर बी को आंसर कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो है छोटी ई की मात्रा को बता रहे हैं, जो कि गलत जा रहे हैं। इनमें से आशीर्वाद जो है बड़ी ई की मात्रा वाला होता है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आशीर्वाद लिखा जाता है। और आशीर्वाद का अर्थ क्या होता है, आशीष, यानी कि किसी को खुश रहने के लिए, बड़ों का जो है छोटे के लिए शुभ, उदागर, कल्याण एवं मंगल कामना, दुआ करना, ये सब जो है आशीर्वाद के रूप में होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर जितने लोग बता पाए हैं बिल्कुल सही है। आगे चलें, अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किससे लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, इस योजना को शॉर्ट में क्या कहेंगे, AAY। कभी कभी पूछ लेगा कि AAY ये योजना का नाम है, इसका पूरा नाम बताइए। तो क्या है, एक ए से हो जाएगा अंत्योदय, दूसरा ए से अन्न और वाई से हो जाएगा योजना। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है सरकार द्वारा किससे लड़ने के लिए जो है शुरू की गई थी। जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, पर्यावरणीय दुर्दशा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा गरीबी होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, और एक जरूरी सूचना, पीडीएफ भी जो है अब आपको मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो वही वेबसाइट पर जाइएगा www.delhistudy.co.in। वहाँ पर सेट लगाने के बाद जो है आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सेट यहाँ पर लगाइए, उसके बाद जो है रात में आराम से लेट करके जो है वहाँ पर सेट लगाइएगा वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार द्वारा जो है गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना जो शुरू की गई थी, ये कब शुरू की गई थी, 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, और वर्तमान में जो है यह 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का हिस्सा है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, अंत्योदय अन्न योजना का जो है शॉर्ट नेम क्या होगा, AAY। और इसके तहत जो है अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलोग्राम प्रति परिवार को खाने के लिए अनाज उपलब्ध कराया जाता है। तो सरकार द्वारा जो है गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। आगे चले बिहार में। ठीक है, बिहार की बात हो रही है। यहाँ पर राज्यपाल जो है विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। देखिए, विधान परिषद और विधान सदस्य में कंफ्यूज मत होइएगा। विधान सभा सदस्य जो है ना, ये सदस्य यहाँ पे सभा में लिखना चाह रहा था। विधान सभा अलग है और विधान परिषद अलग है। ठीक है, विधान सभा जो है आपका विधायक होता है, जो कि मुख्यमंत्री को जो है चुन करके जो है बनाता है। ठीक है,
यहाँ पे पूछा गया है विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राज्य के राज्यपाल बिहार में। तो आंसर जो होगा 1/6 भाग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तो देखिए बिहार में वर्तमान में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है 75। ठीक है, विधान परिषद, एक होता है आपका विधानसभा, विधानसभा की सीटें बिहार में कितनी है 243। ठीक है, और ये 75 विधान परिषद के सीटों में जो है ना 63 निर्वाचित अधिकारियों द्वारा चुना जाता है और 12 मनोनीत व्यक्तियों द्वारा भरी जाती है। अगर आप लोग 75 का 1/6 भाग निकालिएगा तो ये जो है आपका लगभग 12 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, 12 पॉइंट कुछ, तो यहाँ पे 1/6 भाग होगा 75 का, 1/6 भाग आपका 12। तो ध्यान रखिए 1/6 भाग जो है राज्यपाल बिहार में विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए आगे चल रहा हूँ। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, इतिहास आपने पढ़ा है, तो बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो मैं आपको बता दूंगा जो लोग नहीं जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो है कौन सी संधि द्वारा समाप्त किया गया था, ये बताइए आप लोग। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है वर्साय संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 28 जुलाई को शुरू हुआ था 1914 में और 11 नवंबर 1918 तक चला था। करीब 4 साल से भी ज़्यादा समय तक जो है ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। लेकिन 28 जून 1919 को पेरिस फ्रांस के बाहर जो है यानी कि पेरिस में वर्साय के पैलेस में वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया। तो ध्यान रखिए प्रथम विश्व युद्ध की शांति संधियों में जो है वर्साय की संधि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी की वजह से जो है प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था वर्साय की संधि से। वर्ष याद रखिए वर्साय की संधि कब हुआ था, वर्ष 1919 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे चल रहे हैं। 1949 में, ठीक है, 1949 में नाटो सैन्य गठबंधन को किसने बनाया था। नाटो सैन्य गठबंधन को 1949 में किसने बनाया था। तो यहाँ पे उस देश का नाम बताइए जो वर्ष 1949 में नाटो सैन्य गठबंधन की स्थापना की थी। ये होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी यूएसए। ठीक है, यूएसए की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नाटो सैन्य गठबंधन की स्थापना जो है वर्ष 1949 में की थी और सोवियत सत्ता पर नियंत्रण के लिए अपनी वैश्विक रणनीति को स्थापित किया था। तो आंसर होगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इन चीज़ों में से बताइए कौन सा ऐसा चीज़ इसमें से है जो कि हम लोगों के द्वारा नहीं पच सकता है। ठीक है, तो इनका नाम है आपका सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज ये सब जो है मानव पचा सकते हैं, लेकिन सेल्यूलोज जो है ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट मनुष्य नहीं पचा सकते हैं। ठीक है, और इसे जो है रोमन्थी यानी कि रूमिनेंट जंतुओं द्वारा पचाया जा सकता है। सेलुलोज को किसके द्वारा पचाया जा सकता है, जंतुओं द्वारा, ना कि मनुष्य के द्वारा। तो यहाँ पे पूछा गया था मानव द्वारा कौन इनमें से नहीं पचाया जा सकता है, सेल्यूलोज। आपका आंसर होगा सी नंबर। चलिए आगे जा रहे हैं। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। आंसर होगा यहाँ पर आपका दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए भारत में पनबिजली संयंत्रों का विकास यानी कि डेवलप जो है कब हुआ, 1897 में हुआ है। ठीक है, भारत में पहला पनबिजली संयंत्र जो है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। ये हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, हिंदी व्याकरण का ये प्रश्न है। तो यहाँ पे बताइए इनमें से तत्सम को जो है छांट करके बताइए। तत्सम होता है और दूसरा आपका क्या होता है, तद्भव। तो यहाँ पे देखिए तत्सम को छांटने के लिए बताया जा रहा है, तो ये होगा आपका सरप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। क्यों होगा, तो देखिए तत्सम जो है एक प्रकार का आपका संस्कृत में जितना भी लिखा रहता है ना वो आपका तत्सम होता है, और संस्कृत से जो भाषा निकाल करके हिंदी में लिया गया है उसे तद्भव कहते हैं। तो ये सर्प जो है आपका
संस्कृत भाषा का है, इसलिए आपका तत्सम होगा। सर्प जो है हिंदी में क्या कहते हैं, इसको सांप कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग याद रखिए, ऑप्शन ए सही जवाब है। संस्कृत भाषा वाला जितना भी लिखा रहता है उसे तत्सम कहते हैं, और हिंदी भाषा में जो बनकर आ गया है संस्कृत से, इसे तद्भव कहते हैं। जैसे कि सर्प, संस्कृत में सर्प कहते हैं तो हिंदी में सांप कहते हैं, हो गया तद्भव, सर्प हो गया तत्सम। सूर्य संस्कृत भाषा है और इसे तत्सम कहेंगे, और हिंदी में सूरज कहते हैं सूर्य को, तो ये हो गया आपका तद्भव। प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर, ठीक है, प्रस्तर हो गया संस्कृत मतलब तत्सम, पत्थर हो गया आपका तद्भव मतलब हिंदी। करण, करण का मतलब होता है कान, ठीक है, करण संस्कृत में, हिंदी में कान, तो करण हो गया आपका तत्सम तद्भव। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख लीजिए। आलस्य, आलस का तद्भव क्या होगा, आलस। अक्षर का क्या होगा तद्भव, अक्षर। उष्ट्र, उष्ट्र का जो है तद्भव क्या होगा, ऊंट। कपोत का तद्भव क्या होगा, कबूतर, मतलब कपोत जो है संस्कृत भाषा में होता है और हिंदी में कबूतर। कबूतर का संस्कृत क्या होगा आपका, कबूतर का तत्सम कपोत। गोमय, गोमय मतलब गोबर, गौ माता का गोबर, तो ये आपका तद्भव हो गया, और गोमय हो गया तत्सम। तो आप लोग इतना समझ लीजिए, संस्कृत भाषा में जितना भी लगभग लिखा रहता है 99% ये आपका तत्सम होता है, ठीक है। और हिंदी भाषा वाला जितना लिखा रहता है सांप, एग्जाम्पल के लिए है, तो ये आपका तद्भव हो गया। तो यहाँ पे तत्सम शब्द छांटने के लिए बोला गया था, सर्प होगा। बाकी के कान, सूरज, पत्थर, ये आपका हिंदी से, हिंदी में है, ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा हुआ मतलब तत्सम, सॉरी तद्भव, ये होगा आपका तत्सम। चलिए आगे चलते हैं। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है। आंसर जो यहाँ पर होगा आयनिक बंध, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा, आयनिक बंध। तो देखिए आप लोग को बता दें, आयनिक बंध जो है आकर्षण का स्थिर वैद्युत बल है जो दो विपरीत आवेशित आयनों को एक साथ रखता है। अगला देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात हो रही है तो ये है आपका सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है, और कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर। तो ध्यान रखिए भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर है। आगे चले, मीनांडर, ये जो है एक नाम है मीनांडर, ये पवित्र मानव नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था। ये मीनांडर जो है किससे संबंधित था, ठीक है, मीनांडर जो है ये किससे संबंधित था। तो देखिए आपको बता दें ये मीनांडर जो है एक राजा था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है, भारत यूनानी शासक। तो देखिए मीनांडर जो है एक भारतीय यूनानी राजा था, ठीक है, और इसे जो है नागसेन ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। और मीनांडर को जो है विभिन्न पाली ग्रंथों में मिनाद या फिर मिलिंडा के रूप में भी जाना जाता था। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इनमें से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत जनित्र, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण है यानी कि डिवाइस है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, और इसे डायनमो के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत जनित्र को क्या कहते हैं, डायनमो के नाम से। इनमें से देखिए कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि इन वाक्य को पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब कि गलत है। यह हमारा घर है, बिल्कुल सही है। हाथी बहुत मोटी है, ये जो है आपका गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए आपको बता दें, यह हमारा घर है सही लिखा है। गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, ये भी सही लिखा है। राजू की माँ बहुत दुखी है, ये भी सही है। लेकिन हाथी बहुत मोटी है, ये गलत लिखा है। क्यों, हाथी होता है पुल्लिंग, जैसे कि लड़का खेलती है कि लड़का खेलता है, लड़का खेलता है और लड़की खेलती है, तो यही है फेरा यहाँ पर। हाथी हो गया आपका फीमेल, ठीक है। तो हाथी जो है यहाँ पर, हाथी बहुत मोटी है,
हाथी जो है आपको बता दें कि ये जो हाथी होता है पुरुष एक तरह से कह सकते हैं, और हाथी का स्त्रीलिंग जो है हाथिनी होगा, ठीक है, तब जाकर ये सही होता। तो हाथी बहुत मोटी के जगह पर हाथी बहुत मोटा है ये लिखना चाहिए, या फिर हाथी बहुत मोटा है ये हो गया, और दूसरा आप ऐसे लिख सकते थे कि हाथिनी बहुत मोटी है, ऐसे हाथी हो गया पुल्लिंग और हाथिनी हो गया स्त्रीलिंग। तो यही झमेला था। आगे चले, यहाँ पे पहले बता दें कि आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रख लीजिए, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जितने भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए अगला प्रश्न है इंग्लिश का। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स, यानी कि फ्रेज आपको बताना है अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव का जो है बेस्ट मीनिंग बताना है। अ क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, जैसे कि कोई एक्सीडेंट वगैरह होते होते बाल बाल जो है बच जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अ क्लोज सेव, मतलब मुहावरा हो गया बाल बाल बचना। तो इसको जो है एक शब्द में क्या कहेंगे? नैरो एस्केप, मतलब बाल बाल बचना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, नैरो एस्केप। आगे चले, एक विद्युत बल्ब के, अरे बाबा, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 2 मिनट के लिए 2A की धारा ली जाती है, ठीक है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बेसिक सा प्रश्न है, फॉर्मूला पर बेस्ड है। आंसर तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी 240 कूलम्ब, ठीक है। लेकिन ये कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश बराबर क्या होता है? आवेश को जो है Q से सूचित करते हैं, छोटी वाला Q से, और इसका फॉर्मूला जो होता है Q बराबर IT। I का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? धारा, जो कि यहाँ पर दिया गया है कितना? फिलामेंट द्वारा 2 मिनट के लिए 2A की धारा ली गई है, ठीक है। कितना ले गई है? 2A की धारा। तो यहाँ पे 2A हो गया आपका I, ठीक है। और दूसरा आपका Q बराबर होता है IT। T मतलब दूसरा हो गया आपका समय। 2 मिनट बराबर कितना होता है? 120 सेकेंड। तो आंसर जो है आपका क्या होगा? 2 गुना 120 मतलब 240 कूलम्ब, ठीक है। आगे चलें, रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, ठीक है। क्या है प्रश्न? रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? ये बताइए इनमें से रातों रात शब्द में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न को अगर आप देखिएगा तो इसका आंसर हो गया अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा, अव्ययी भाव। तो देखिए अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पर है रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई। तो रातों रात, रातों रात मतलब रात ही रात में, ये जो है आपका अव्ययी भाव का समास है। यथामति मतलब मति के अनुसार। विवाहोपरांत मतलब शादी के बाद, यानी कि विवाह के उपरांत, यानी कि शादी होने के बाद, ये जो है आपका अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, रातों रात शब्द में ये समास है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला देखिए, मम प्लस ऐश्वर्य। क्या है? मम प्लस ऐश्वर्य, ये किसकी संधि है? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मम प्लस ऐश्वर्य ये किसकी संधि है? आंसर जो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए ममेश्वर। ऑप्शन नंबर ए ममेश्वर सही जवाब है। तो देखिए संधि किसे कहते हैं? 2 या अधिक वर्णों के पास पास के आने के परिणाम स्वरूप, ठीक है। 2 वर्ण जो है, अधिक से अधिक 2 वर्ण जो पास, एकदम पास आवे दोनों मिल करके, तो इसके बाद जो है जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि मम प्लस ऐश्वर्य, ममेश्वर। यदि प्लस अपि मतलब यद्यपि। इति प्लस आदि मतलब इत्यादि। ये जो है आपका संधि हो गया आप लोग का, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? फटाफट बताइए, भोपाल गैस त्रासदी में जो है किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आंसर जो होगा यहाँ पर मिथाई आइसोसाइनाइट। क्या है? मिथाई आइसोसाइनाइट। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को एक रासायनिक दुर्घटना हुई थी, जिसमें भोपाल आपदा या फिर भोपाल गैस त्रासदी के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, भोपाल त्रासदी में जो है मिथाई आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है?
भील, संथाल, गोंड, मुंडा, ये में बताइए कि बड़ी जनजाति इंडिया में कौन है? तो आंसर जो होगा आपका भील, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए भील जनजाति जो है छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहने वाले प्रमुख आदिवासी समूहों में से एक है। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति आपका क्या हो गया? भील। ये ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है और बाकी के राज्यों में भी है। आगे प्रश्न देखिए, संधि कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने आपको बताया संधि किसे कहते हैं। यहाँ पे आप बताइए संधि कितने प्रकार के होते हैं? आंसर होगा 3। कौन कौन? एक तो होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो ध्यान रखिए संधि के 3 प्रकार होते हैं। आगे चले, एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट जाता है। यदि इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो क्या होगा? क्या है प्रश्न? एक चुंबक है और वो चुंबक जो है टूट गया है 2 टुकड़ा में। यदि ये दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाए तो क्या होगा? तो ये क्या होगा? आकर्षित करेंगे या फिर प्रतिकर्षित करेंगे? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, आकर्षित करेंगे या फिर प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखिए चुंबक एक ऐसी वस्तु को दिखाता है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में सक्षम होती है और लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है और स्वयं यानी कि खुद को उत्तर दक्षिणी ध्रुव के साथ स्थिर कर लेती है। और चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, दोनों ध्रुव का नाम बताइए। तो पहला उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। आगे चले, इनमें से कौन सा यौगिक नमक से संश्लेषित नहीं होता है? इनमें से कौन सा यौगिक है जो कि नमक से संश्लेषित नहीं होता है? तो आंसर जो होगा आपका जिप्सम, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए जिप्सम को जो है नमक से संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। बाकी के वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सभी जो है नमक से संश्लेषित हो सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पर नमक से संश्लेषित नहीं होगा। कौन सा यौगिक ये पूछा गया था, तो जिप्सम नहीं होगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल यानी कि एसिड कांच को भंग कर सकता है? इनमें से कौन सा एसिड जो है कांच को भंग कर सकता है? आंसर जो होगा आपका हाइड्रोफ्लुओरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोफ्लुओरिक अम्ल। यहाँ पे एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अम्ल, तो ये नहीं है, हाइड्रोफ्लुओरिक ना कि क्लोरिक, फ्लुओरिक, ठीक है। तो ये जो है आपको कांच को जो है भंग कर सकता है। तो देखिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है ये एक गैर ऑक्सीकरण एसिड है और ये हाइड्रोफ्लोराइक एसिड का प्रयोग जो है ऑर्गेनोफ्लोरीन रसायन शास्त्र में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। इनमें से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब घटक गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? इनमें से किस नियम के अनुसार जो है गैसों के मिश्रण का दाब घटक गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? आंसर होगा डाल्टन का नियम, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए डाल्टन का नियम जो है ये आंशिक दाब के नियम के रूप में जाना जाता है। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि आंशिक दाब के नियम के नाम से किसे जाना जाता है? डाल्टन का नियम को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लसिका का कार्य नहीं है? लसिका का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए लसिका का कार्य की बात किया जाए तो इनमें से ऑक्सीजन का परिवहन करना नहीं है। बाकी के पोषण वाहक, प्रतिरक्षा अनुक्रिया की अभिव्यक्ति, वसा का अवशोषण करना, ये सभी जो है लसिका का काम होता है। लेकिन ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन जो है कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। तो यहाँ पे पूछा गया था इनमें से कौन सा कार्य लसिका का नहीं है? तो ऑक्सीजन का परिवहन, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन जो है लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। देखिए अभी 25 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया। अब एक प्रश्न हम आपके लिए आज टाइप नहीं किए हैं, लेकिन हम आपसे पूछ लेते हैं। आप लोग बताइए बिहार में कुल मिलाकर कितने प्रखंड है? ठीक है, प्रखंड ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ 542, 243, 534 और 512। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, यानी कि कुल मिलाकर बिहार में कितने प्रखंड है। और अंत में आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वेबसाइट पर आप लोग जरूर जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बेहतरीन तरीके से, यहाँ पर आप देख लीजिए, हम आपको बेहतरीन तरीके से जो है क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, बिल्कुल आसान भाषा में और एक्सप्लेन करके। यहाँ पे आप जैसे जाइएगा
तो आप देखिए जैसे कि प्रश्न है, बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक क्या भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। तो आंसर पर क्लिक कीजिएगा तो बेहतरीन तरीके से जो है आपको आंसर दिया गया है फुल एक्सप्लेन के साथ। और सारे वेबसाइट पर आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे फटाफट क्वेश्चन और आंसर बताते हैं, टिक लगाते हैं, वैसा नहीं है। आप लोग थोड़ा समझिए। यहाँ पर देखिए जैसे प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो आंसर यहाँ पर कौन सा है, घरेलू क्षेत्र। तो यहाँ पे 100 आंसर पर जैसे क्लिक कीजिएगा, एक तो पहले आपको आंसर बता देगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि फटाफट आंसर ही देखना है तो ऐसे स्किप करते चलिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें तो यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो आप लोग जरूर जाइए अभी तुरंत इस वेबसाइट पर www.dailystudy.co.in। क्या है, dailystudy.co.in। गूगल पर जाइए, यहाँ पर आप फुल प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में लगाइए। कोई पैसा नहीं देने की आवश्यकता है, ना कोई सब्सक्रिप्शन या फिर कोई टेस्ट सीरीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और PDF भी जो है आपको यहीं पर मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।